हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासरूम की टू सक्सेस। आज मैं इस वीडियो में हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के 4 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करवाने वाली हूँ। इससे पहले हमारे चैनल पे इस चैप्टर के 3 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स अपलोड किए गए हैं। ये वीडियो सिर्फ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हैं। बहुत जल्द मैं इस चैप्टर के 4 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर का इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो आप तक पहुँच पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में राज्य की उत्पत्ति का मुख्य आधार क्या था? उत्तर, ऋग्वैदिक काल में राज्य की उत्पत्ति का मुख्य आधार जनजातीय संगठन था। इस काल में राज्य की अवधारणा पूरी तरह विकसित नहीं थी और समाज मुख्य रूप से जन, कुल और गोत्र के आधार पर संगठित था। राज्य की उत्पत्ति का मुख्य आधार निम्नलिखित थे। पहला, कुल और गोत्र, जिसमें समाज में सबसे छोटी इकाई परिवार कुल थी। परिवार मिलकर गोत्र बनाते थे और गोत्र मिलकर जनजाति का निर्माण करते थे। दूसरा, जन और वेश, जनजातियाँ जन समाज का सबसे महत्वपूर्ण संगठन थी। प्रत्येक जन का अपना मुखिया होता था जिसे राजा कहा जाता था। 3, सभा और समिति, निर्णय लेने और प्रशासन में सहायता के लिए सभा और समिति जैसे जनतांत्रिक संस्थान कार्यरत थे। सभा में आम जनता हिस्सा लेती थी जबकि समिति एक विशेष समूह था जो नीतिगत निर्णयों में सहायता करता था। 4, सामाजिक और धार्मिक आधार, राज्य की उत्पत्ति का एक अन्य आधार धार्मिक आस्था और यज्ञ आदि जैसे अनुष्ठान थे। राजा को देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता था और उसे यज्ञ आदि करवाने का अधिकार प्राप्त था। इस प्रकार ऋग्वैदिक काल में राज्य जनजातीय संगठनों, परंपराओं और सामाजिक आवश्यकताओं के आधार पर विकसित हुआ। इसमें प्रमुख रूप से व्यक्तिगत सत्ता के बजाय जन सामान्य का महत्व था। हमारा दूसरा प्रश्न, ऋग्वैदिक काल में सैनिकों के कार्यों का उल्लेख करो। उत्तर, ऋग्वैदिक काल में सैनिकों के कार्य प्रमुख रूप से सुरक्षा, आक्रमण और राज्य विस्तार से जुड़े थे। उनके कार्यों का उल्लेख निम्नलिखित है। पहला, सुरक्षा व्यवस्था, सैनिकों का मुख्य कार्य जनजातियों और उनके निवास स्थानों की रक्षा करना था। वे बाहरी आक्रमणों और दुश्मनों से सुरक्षा प्रदान करते थे। 2, युद्ध में भागीदारी, सैनिकों ने राज्य विस्तार के लिए युद्ध लड़े। ऋग्वेद में युद्ध और रथ जैसे शब्दों का उल्लेख मिलता है जो सैनिकों को युद्धिक क्षमताओं को दर्शाते हैं। 3, गुण और जन की रक्षा, सैनिक अपने जन या समुदाय की रक्षा करने के लिए तैयार रहते थे। वे गोत्र और कबीले की संपत्ति, विशेष रूप से मवेशियों की रक्षा करते थे। 4, शक्ति प्रदर्शन, इसमें युद्ध और संघर्ष के दौरान सैनिक अपनी वीरता और शक्ति का प्रदर्शन करते थे। इसे धार्मिक और सामाजिक मान्यता मिलती थी। ऋग्वेद में देवताओं की प्रशंसा के साथ साथ युद्ध, शस्त्र और रथों का भी वर्णन मिलता है जो सैनिकों की भूमिका को स्पष्ट करता है। हमारा अगला प्रश्न, वैदिक युग में सभा के संगठन एवं कार्यों पर प्रकाश डालिए। उत्तर, वैदिक युग में सभा एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था थी जो जनजातीय समाज के प्रशासन और निर्णय प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाती थी। सभा का संगठन और कार्य इस प्रकार थे। संगठन, 1, सदस्यों की संरचना, सभा में वरिष्ठ व्यक्तियों, विद्वानों, योद्धाओं और समाज के प्रतिष्ठित लोगों को शामिल किया जाता था। 2, लोकतांत्रिक स्वरूप, यह जनजातीय समाज की लोकतांत्रिक भावना को प्रदर्शित करती थी जहां निर्णय सामूहिक विचार विमर्श के आधार पर लिए जाते थे। 3, समारोह स्थलों पर आयोजन, सभा आमतौर पर खुले स्थानों में आयोजित होती थी जहां सभी सदस्य विचार व्यक्त कर सकते थे। कार्य, 1, राजनीतिक निर्णय,
राजा के चयन, नीतियों और प्रशासन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय सभा के मध्य से लिए जाते थे। दूसरा, न्यायिक भूमिका, सभा विवादों का निपटारा करने और न्याय प्रदान करने का कार्य करती थी। 3. सामाजिक मुद्दे, सामाजिक सुधार, नियम कानून और समाज के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाती थी। 4. इसमें युद्ध एवं सुरक्षा, सभा में युद्ध और सुरक्षा संबंधित रणनीतियों पर विचार किया जाता था। सभा वैदिक युग के सामाजिक और राजनीतिक जीवन का एक प्रमुख अंग थी, जो समाज के समुचित संचालन में सहायक थी। हमारा अगला प्रश्न, वैदिक युग में समिति का प्रमुख कार्य क्या था? उत्तर, वैदिक युग में समिति एक प्रमुख सभा थी जिसका कार्य जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श करना और निर्णय लेना था। इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित थे, जैसे राजा का चुनाव और नियंत्रण। इसमें समिति राजा के चुनाव में सहायक होती थी और राजा के कार्यों पर निगरानी रखती थी। दूसरा, जनमत का प्रतिनिधित्व, इसमें यह सभा जन सामान्य की इच्छाओं और समस्याओं को सुनती और उन पर चर्चा करती थी। तीसरा, नीति निर्धारण, युद्ध, कर व्यवस्था और सामाजिक धार्मिक विषयों पर नीतियाँ निर्धारित करना समिति का कार्य था। 4. न्यायिक कार्य, इसमें समिति न्याय प्रदान करने और विवादों को सुलझाने का कार्य भी करती थी। समिति का मुख्य उद्देश्य राजा और प्रजा के बीच संतुलन बनाए रखना था। हमारा अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक युग में राजत्व के स्वरूप में क्या बदलाव आया? उत्तर, उत्तर वैदिक युग में राजत्व के स्वरूप में महत्वपूर्ण बदलाव हुए, जो इस प्रकार है। पहला, राजशक्ति का विस्तार, इस युग में राजा की शक्ति में वृद्धि हुई। राजा अब केवल जन के नेता नहीं बल्कि संपूर्ण राज्य का शासक बन गए। तीसरा, ईश्वर तुल्य अधिकार, इसमें राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाने लगा। उससे राजसूय और अश्वमेध जैसे यज्ञों के माध्यम से अपनी शक्ति को वैधता प्रदान करनी पड़ती थी। 4. राजस्व और सैन्य संगठन, करों की व्यवस्था स्थापित हुई और सेना का गठन अधिक संगठित हुआ, जिससे राज्य की प्रशासनिक शक्ति मजबूत हुई। इन परिवर्तनों से उत्तर वैदिक युग में राजत्व एक अधिक केंद्रीकृत और सुदृढ़ संस्था बन गया। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में सैन्य व्यवस्था का वर्णन करो। उत्तर, उत्तर वैदिक काल में सैन्य व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए। इस काल में युद्ध अधिक व्यवस्थित और पेशेवर बन गए थे। प्रमुख बिंदु निम्नलिखित है। पहला, सैन्य संरचना, इसमें उत्तर वैदिक काल में सेना को विभिन्न भागों में बांटा गया था, जैसे रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सैनिक। रथों का उपयोग विशेष रूप से युद्ध में महत्वपूर्ण था। दूसरा, सैन्य का नेतृत्व, इस काल में राजा के अधीन सैन्य का नेतृत्व सामंतों या सेनापतियों द्वारा किया जाता था। तीसरा, युद्ध कौशल, युद्ध में चतुराई, रणनीति और तकनीक का प्रयोग बढ़ गया था। युद्ध नीति में अधिक संगठित रूप से सेना का प्रयोग किया जाता था। चौथा, आर्थिक संसाधन, युद्ध के खर्च को पूरा करने के लिए भूमि, कर और अन्य संसाधनों का उपयोग किया जाता था। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में सैन्य व्यवस्था ने एक नई दिशा अपनाई, जिसमें युद्ध की रणनीति, संगठन और संसाधन प्रबंधन पर अधिक ध्यान दिया गया। हमारा अगला प्रश्न, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के तत्वों का वर्णन करो। उत्तर, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के तत्वों का वर्णन निम्नलिखित है। पहला, स्वामी, राजा राज्य का सर्वोच्च शासक होता था, जिसका कर्तव्य राज्य की सुरक्षा, विकास और न्याय सुनिश्चित करना होता है। दूसरा, अमात्य, मंत्री,
राजा के सलाहकार और प्रशासनिक सहयोगी होते थे। वे राज्य के विभिन्न कार्यों में राजा की सहायता करते थे। तीसरा, जनपद राज्य का क्षेत्र या जनपद राज्य के भौगोलिक दायरे को दर्शाता है। यह राज्य की संपत्ति, संसाधन और प्राकृतिक ताकत का आधार होता है। चौथा, कोष राज्य के पास पर्याप्त धन होना जरूरी है ताकि वह अपने प्रशासन, सेना और अन्य सरकारी कार्यों के लिए संसाधनों का प्रबंध कर सके। कोष राज्य के वित्तीय स्रोत को दर्शाता है। इन तत्वों के संयोजन से राज्य की शक्ति और समृद्धि सुनिश्चित होती है। अगला प्रश्न, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य प्रणाली के बारे में क्या उल्लेख किया है? उत्तर, कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में राज्य प्रणाली के संदर्भ में व्यापक चर्चा की है। इसके भी निम्नलिखित बिंदु प्रस्तुत किए जा सकते हैं। पहला, सप्तांग सिद्धांत, जिसमें कौटिल्य ने राज्य को 7 प्रमुख अंगों पर आधारित बताया है। ये हैं स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। इन अंगों के सामंजस्य से ही राज्य की स्थिरता और विकास संभव है। दूसरा, राजा का कर्तव्य। कौटिल्य के अनुसार राजा का मुख्य कर्तव्य प्रजा की रक्षा और कल्याण करना है। राजा को धर्म, अर्थ और न्याय का पालन करते हुए राज्य को सुचारू रूप से चलाना चाहिए। तीसरा, आर्थिक नीति। कौटिल्य ने राज्य के आर्थिक विकास पर जोर दिया। उन्होंने कर संग्रह, व्यापार, कृषि और खनिज संपदा के प्रबंध को राज्य का आवश्यक अंग बताया। चौथा, न्याय और प्रशासन। कौटिल्य ने न्याय और प्रशासनिक प्रणाली पर बल दिया। राजा को निष्पक्ष न्याय करना चाहिए और अपराधियों को दंडित कर राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। इन बिंदुओं में कौटिल्य की राज्य प्रणाली का सार स्पष्ट होता है। अगला प्रश्न, राजा के अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में कौटिल्य का विचार क्या था? उत्तर, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राजा के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में स्पष्ट रूप से विचार प्रस्तुत किए हैं, जो निम्नलिखित बिंदुओं में दिए जा सकते हैं। राजा के अधिकार। पहला, राज्य पर पुनः शासन का अधिकार राजा को होता है। दूसरा, सेना, प्रशासन और न्याय पर उसका नियंत्रण होता है। तीसरा, कर संग्रह, कानून निर्माण और राज्य विस्तार में राजा की सर्वोच्च भूमिका होती है। राजा के कर्तव्य। पहला, प्रजा का कल्याण। राजा का मुख्य कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा और उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखना है। दूसरा, न्याय व्यवस्था। राजा को निष्पक्ष और त्वरित न्याय करना चाहिए। तीसरा, धर्म और नीति का पालन। राजा को धर्म और नैतिकता के आधार पर शासन चलाना चाहिए। चौथा, आर्थिक समृद्धि। कृषि, व्यापार और राज्य कोष को समृद्ध बनाना राजा का उत्तरदायित्व है। कौटिल्य के अनुसार एक राजा को प्रजा के कल्याण के लिए निरंतर परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि राज्य की सफलता राजा की नीतियों पर निर्भर करती है। हमारा आखिरी प्रश्न, कौटिल्य ने मंत्रिमंडल को राजा के लिए आवश्यक क्यों माना है? उत्तर, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में मंत्रिमंडल को राजा के लिए अत्यंत आवश्यक माना है, क्योंकि यह राज्य के कुशल संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके भी निम्नलिखित बिंदु दिए जा सकते हैं। पहला, सूक्ष्म प्रशासन। मंत्रिमंडल के सदस्य राजा के विभिन्न कार्यों में सहायता करते हैं, जिससे प्रशासन अधिक प्रभावी और संगठित होता है। दूसरा, विशेषज्ञता का लाभ। मंत्रिमंडल में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं, जो नीति निर्माण और निर्णय लेने में राजा को सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तीसरा, राजनीतिक स्थिरता। मंत्रिमंडल राजा को सन के दौरान आने वाली चुनौतियों और संकटों से निपटने में सहायता करता है, जिससे राज्य की स्थिरता बनी रहती है। चौथा, नियमित सलाह। मंत्रिमंडल के माध्यम से राजा को समय समय पर सलाह मिलती है, जिससे वह सही और त्वरित निर्णय ले सकता है।
कौटिल्य ने मंत्रिमंडल को राजा का आवश्यक अंग मानते हुए कहा कि इससे शासन में कुशलता, संतुलन और प्रभावशीलता बनी रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। हम इसके नेक्स्ट पार्ट में 4 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी ज़रूरी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।